M2 मिरर से बनने वाली प्रथम 3 इमेज की स्थिति बताओ कि कितनी दूरी पर बनेगी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों हमारी फिजिक्स की 2 क्लासें हो चुकी थी और आगे की क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी आने वाली है, लेकिन हम साथ के साथ फिजिक्स की जो सेकंड बुक है हमारी, उससे भी एक चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो दोनों जो है क्लासेस आती रहेगी, फर्स्ट बुक से जो है क्लासेस आती रहेगी और सेकंड से भी आती रहेगी। तो सेकंड में अगर बुक को अपन स्टार्ट करते तो सबसे पहला अपन को देखने को मिलता है रे ऑप्टिक्स। अपन को अब रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना होगा। ये रे ऑप्टिक्स क्या होती है तो देखना, एक्चुअल में ये मेन सब्जेक्ट होता है, ब्रांच होता है फिजिक्स का ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर रे और वेव ऑप्टिक्स आता है। तो आइए अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर पहले ही मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही लंबा चलने वाला चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे सीखने को मिलेगी। बहुत सारा जैसे शुरू में चलेगा तो जो बेसिक क्लास है आपको लगेगा ये 10th लेवल का चल रहा है, लेकिन जब अपन इसके अंदर क्वेश्चंस करने के लिए उतरेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अपन धीरे धीरे बहुत डीपली जाते जा रहे हैं। तो एक तो ये कि इसमें आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, बीच में से वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करके जंप करके आगे जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो अगला वाला क्वेश्चन हो कैसा रहा है, क्योंकि छोटी छोटी बातें यूज होगी। अब हर कोई जानता है कि जो है इमेज जो होगी, अगर अपन किसी कांच के अंदर अपना प्रतिबिंब देखते हैं, इमेज देखते हैं, तो उतनी दूर नजर आता है जितनी दूर हम खड़े हैं। ओके, अब इसी चीज़ को क्वेश्चन में कैसे यूज करके आंसर निकालेंगे डायरेक्ट, तो वहाँ पर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती है ना, तो फिर बाद में डायरेक्ट ट्रिकी क्वेश्चन होता है, उसमें समझ में नहीं आता। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। उसके अलावा इसकी जितनी भी क्लासें होगी चैप्टर की, वो बहुत लंबा पोर्शन है रे ऑप्टिक्स का, तो जितनी भी इसकी क्लासें होगी आपको इनकी क्लासों को मिस नहीं करना है। ये ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको ईजी वे में समझ में आ गया तो ये फ्री में नंबर दिलाता है। ये चैप्टर फ्री में नंबर दिलाता है, क्योंकि जिससे क्वेश्चन हो रहा है इसके, वो तो ईजी वे में सोल्व कर लेता है, और जिससे नहीं हो रहा ना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा माथापच्ची हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ज्योमेट्री लगती है। ओके, तो आइए अपन बिना टाइम का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। परिचय क्या है? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेव्स। देखो, जो लाइट वेव्स होती है, इनके बिहेवियर, इनके गुणधर्मों के बारे में, प्रकाश के गुणधर्मों के और व्यवहार के बारे में अपन अध्ययन करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। ओके, ऑप्टिक्स को हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य और प्रकाश के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन प्रकाशिकी कहेंगे। ओके, तो यहां से मैं एक बात और बता दूं यहाँ पर अपन बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की। तो प्रकाश भी है एक विद्युत चुंबकीय तरंग। दृश्य प्रकाश जो होता है ये स्पेशल वेवलेंथ होती है जो हमें दिखाई देता है, इसको विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी तरंगें होती है जिनको अपन अपनी आंखों से देख नहीं पाते। तो हमें जो प्रकाश दिखाई दे रहा है एक्चुअल में विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक हिस्सा है, जिसको अपन देख पा रहे हैं। इसको अपन विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश कहते हैं। तो आइए अपन पहले ऑप्टिक्स की चर्चा करते हैं। ऑप्टिक्स की चर्चा करते हैं। ऑप्टिक्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। एक्चुअल में जो ऑप्टिक्स होती है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है रे ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स, और दूसरी होती है फिजिकल ऑप्टिक्स। ओके, फिजिकल ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स जो होती है ना, ये चैप्टर तो वो जो अपन पढ़ने वाले हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स में आगे वापिस से आता है, एक तो आती है वेव ऑप्टिक्स, और दूसरी इसके अंदर आती है क्वांटम ऑप्टिक्स। ओके, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। अब अपन बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स क्या है? यहाँ पर रे ऑप्टिक्स वो है कि जहाँ पर अपन प्रकाश के उन गुणधर्मों को पढ़ेंगे कि जहाँ पर प्रकाश के गुणधर्म अपने को नज़र आ रहे हैं, तो वो गुणधर्म अपन जिन उपकरणों से मेजर कर रहे हैं, जैसे लेंस से, दर्पण से, तो वो जो अपन उपकरण यूज़ कर रहे हैं ना, उन उपकरणों की जो विमाएँ होती है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे मान लो कहीं कहीं जाकर के मैं आपको लेंस वगैरह पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी की बात करेंगे तो मैं बोलूँगा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का मेरे पास एक लेंस है, तो ये उसकी विमाएँ किसकी, अपन इसकी बात कर रहे हैं लेंस की। लेकिन यहाँ पर अगर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की बात की जाए तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है दृश्य प्रकाश की बहुत ही कम होती है। ये एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है ना, तो ये एंगस्ट्रॉम में अगर मापी जा रही है 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की है, और ये तो सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में हमारे जो उपकरण हैं इनकी विमाएँ जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब इनमें अंतर बहुत ज़्यादा है। तो इस जिसमें अपन रे ऑप्टिक्स में उनका अध्ययन करेंगे कि जहाँ पर हमारे जो उपकरण हैं उनकी विमाएँ प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में ज़्यादा होगी। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है?
वेव ऑप्टिक्स में अपन प्रकाश के उन गुणों का अध्ययन करेंगे जो गुण होंगे प्रकाश के, ये इस वजह से होंगे कि ये प्रकाश जहाँ से आप प्रकाश का विवर्तन पढ़ोगे तो वो प्रकाश जहाँ से विवर्तित हो रहा है, जहाँ से फैल रहा है, वह जहाँ से मुड़ रहा है, वो इलाका, वो कोना जो होगा वो उसके जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उसकी तुलना में होगा। जैसे यंग का द्विजिर्री प्रयोग जो है अपन पढ़ेंगे इसमें वेव ऑप्टिक्स में, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा, अगर किसी ने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, तो बिल्कुल ब्लेड के जैसे ना दो ब्लेड्स को आप बिल्कुल पास मिला करके फिर उसमें से देखते हो, प्रैक्टिकल में भी आता है ये वाला। तो अब देखो बिल्कुल पास में दो ब्लेड्स को मिला दिया तो बीच का हिस्सा बहुत ही कम होगा, और ये जो होगा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये जो बीच का जो हिस्सा होगा ना, ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि में चला जाएगा, इतना कम हिस्सा होगा। तो यहाँ पर जो होगा उन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा जिनकी विमाएं, उन गुणों का अध्ययन किया जाएगा कि वहाँ पर जो विमाएं होंगी वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलनात्मक होगी। और यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में अपन को क्या पढ़ना है, जो गुणधर्म होंगे उनकी, जो उपकरणों को यूज कर रहे हैं उनकी विमाएं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होगी। ओके, बेसिकली यहाँ पर अपन रे के बारे में, किरण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, इसकी तरंग प्रकृति कब होती है, किरण प्रकृति कब होगी, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इस पर मैं चर्चा वेव ऑप्टिक्स में जाकर के करूंगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट रे मानकर, किरण मानकर आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर अपन प्रकाश को रे किरण मान करके इसको सोल्व करेंगे। तो आपको पता है एक रे आएगी, ऐसे टकराएगी, कहाँ से ऐसे ऐसे मुड़ेगी, तो यहाँ पर बहुत सारी ज्योमेट्री बनेगी। इसीलिए अपन यहाँ पर कुछ ना कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड पढ़ते हैं, इसलिए रे ऑप्टिक्स को अपन जनरली बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोल देते हैं, ज्योमेट्रिकल। ओके, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी इसको बोल देते हैं क्योंकि इसमें ज्योमेट्री अपन ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ओके, इसके बाद ये इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखना इंट्रोडक्शन के बाद अपन पढ़ते हैं कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का जो संचरण होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, मतलब प्रकाश जो है वो सीधी रेखा जो होती है उस सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है। तो प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ओके, इसके लिए आपने छोटी क्लासों में प्रयोग पढ़े हैं कि हम क्या करते हैं कि एक मोमबत्ती लेते हैं और मोमबत्ती लेकर के उसके बीच में 3 गत्ते रखते हैं और फिर छेद कर देते हैं तीनों गत्तों में, और फिर उन छेद में से मोमबत्ती के लो को देखते हैं, फिर एक गत्ते खिसका देते हैं और फिर कहते हैं इसे सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। वैसे ऐसी कुछ बातें हैं, लेकिन ध्यान रखना जब अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्रकाश कैसे मुड़ रहा है। ओके, तो वहाँ पर अपन आगे बात करेंगे, वो थोड़ा अपन अच्छे लेवल पर चले जाएंगे डीपली, तब बातें। अभी अपन को कैसा मानना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है। ओके, इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट कुछ पदार्थों की जानकारी देते हैं, जैसे कि ओपेक, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट को अपन कहते हैं पारदर्शी। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं या कुछ मीडियम या माध्यम ऐसे होते हैं जिनके आर पार हमें दिखाई देता है। तो जिन पदार्थों के या जिन माध्यमों के आर पार दिखाई देता है उनको पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे आप कुछ भी सोच सकते हो, जैसे कि आप कांच, ग्लास के बारे में सोच सकते हो, ग्लिसरीन, H2O वाटर के बारे में सोच सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनके आर पार आप देख सकते हो, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट। दूसरा होता है ओपेक। वे पदार्थ जिनके आर पार आप नहीं देख सकते उनको अपन ओपेक कहते हैं। ओके, तो जैसे अपन मान लो लकड़ी रख दी यहाँ पर, तो लकड़ी रख देंगे तो उसके आर पार नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर मान लो मेटल रख दी, ईंटें रख दी, तो उनके आर पार अपन देख नहीं सकते। तो जिन पदार्थों के आर पार अपन देख नहीं सकते उनको अपन क्या कहते हैं, ओपेक। तीसरी जो आता है वो आता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट के अंदर अपन कुछ दूरी तक तो चीज़ों को देख पाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा दूरी हो जाए तो फिर प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो घट जाती है। ओके, अच्छा, इसको एक्चुअल में ऐसे परिभाषित किया जाता है, जैसे मैंने एक डायग्राम दिखाया है ये, तो इसमें आपको जिराफ नजर आ रहा है, बीच में कांच लगा हुआ है, ऐसे आप सोच सकते हो। तो जिराफ से प्रकाश किरणें आ रही है और वो हमारी आंख में गई, बीच में कांच लगा हुआ, उस कांच को प्रकाश किरणों ने पार कर लिया। तो प्रकाश किरणें अगर किसी माध्यम को पार करके निकल जाए तो उसको अपन ट्रांसपेरेंट कहेंगे। यहाँ पर मान लो कोई गत्ता लगा रखा है मैंने ओपेक में, तो गत्ता लगा रखा है तो जो जिराफ है वो नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रकाश किरणें जो है इसको पार नहीं कर पाए। तो जिसको माध्यम को प्रकाश किरणें पार नहीं कर सकती उसको अपन ओपेक या अपारदर्शी कहते हैं। अब तीसरे ये बीच वाले डायग्राम में आप देखो कि यहाँ पर आपको हल्का हल्का नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रकाश किरणें हैं वो कुछ तो आ रही है लेकिन ज़्यादातर नहीं आ पा रही है। मतलब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से जब गुजरे तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाए उन प्रकाश किरणों की तीव्रता घटती जाए, तो ऐसे माध्यम को अपन ट्रांसल्यूसेंट माध्यम कहते हैं। ओके, आगे ध्यान देना, ट्रांसल्यूसेंट क्या हो सकता है, जैसे मान लो बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे ऑयल, तेल होता है ना, तेल, तो तेल भी जो होता है वो ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं अर्धपारदर्शी। तो ये अर्धपारदर्शी पदार्थ हो सकते हैं, जैसे हनी। तो जो शहद होता है, अब इस शहद को अपन 100% ट्रांसल्यूसेंट नहीं कर सकते, इसका आगे बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, तो कभी ये ओपेक भी हो सकता है और कभी ये ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है। और भी ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने मिलेगा, जैसे कि एक कांच है, कांच के ऊपर किसी ने पत्थर मारा तो वो जो टूटा हुआ कांच होगा उसके आर पार आप आसानी से नहीं देख पाओगे, और लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नजर आ जाएगा, तो वो भी ट्रांसल्यूसेंट की कैटेगरी में ही आएगा। ओके, इस तरह से हमने पदार्थों को 3 कैटेगरी में बांट दिया, मीडियम को, माध्यम को। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये अपना पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, प्रकाश का परावर्तन। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट रेज स्ट्रिक द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम such as air and glass, a part of light bounces back into the same medium. This phenomenon is called reflection of light. Okay, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो है परिभाषा ये कह रही है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो प्रकाश के कुछ गुणधर्म बदल जाते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन प्रकाश का जो है परावर्तन कहेंगे। समझना, देखो मैं जो परिभाषा बोल रहा हूँ ये आपने जो परिभाषा पढ़ी होगी उससे थोड़ी हट के लग सकती है। मैंने कहा प्रकाश के गुणधर्म बदल जाएंगे, ओके, लेकिन आप रिफ्लेक्शन समझ सकते हो। जैसे मान लो ये मैंने बनाया कांच है, इसके ऊपर मैंने इधर से लाइट डाली तो ये प्रकाश की किरण डाली तो किरण टकरा करके इधर आ जाएगी। अगर लाइट इधर आ गई तो बहुत सारे क्या करते हैं कि ऐसा बोल देते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो लौट करके वापस उसी माध्यम में आ जाता है तो इसको अपन परावर्तन कहते हैं। तो देखो लौट करके आ गया, सही बात है, इसने ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया परिभाषा ने। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने बोला प्रकाश के कुछ गुणधर्म बदल जाते हैं। अब जब परावर्तन होता है ना तो लौट करके आ गया, इसका मतलब ऐसा बोल दिया कि 100% रे आई और 100% रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो प्रकाश का कुछ अवशोषण भी कर लेती है। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि मान लो 2% अवशोषण हो गया और जो रिफ्लेक्ट हुआ वो 98% ही रिफ्लेक्ट हो पाया। तो इसका मतलब मैंने जो परिभाषा बोली है उसमें मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो जो माध्यम की विभाजक सतह होती है वहाँ से पुनः उसी माध्यम में लौट आता है। इसमें प्रकाश के कुछ गुणधर्म बदल जाते हैं, कुछ गुणधर्म बदल गए। जैसे क्या है, सबसे पहला गुणधर्म मैं बोलता हूँ प्रकाश जा किधर आता इधर और मुड़ किधर गया इधर, तो पहला गुणधर्म उसकी दिशा बदल गई, प्रकाश की क्या बदल गई, दिशा। दूसरी इसकी तीव्रता भी बदल जाएगी। ओके, तीव्रता क्यों बदल जाएगी, मान लो 2% एब्जॉर्ब हो गया तो उतना तीव्र नहीं रहेगा, परावर्तित प्रकाश उतना तीव्र नहीं रहता। ओके, ध्यान रखना। हाँ, कभी कभी रेयर केस में अगर ऐसा कोई आपको पूर्ण परावर्तक सतह मिल जाए, पूर्ण परावर्तक सतह जो 100% रिफ्लेक्शन कर दे तो फिर आपको जो है मिल सकता है कि वो जो है 100% रिफ्लेक्शन कर दिया तो आपको तीव्रता बराबर मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अपन जानते हैं कि 100% आइडियल कंडीशन इतनी पॉसिबल नहीं होती है, तो 100% कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसकी तीव्रता बदल जाएगी। यहाँ पर इसकी तरंग दैर्ध्य बदलेगी कि नहीं बदलेगी, तो देखना दोस्तों तरंग दैर्ध्य बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती है। आवृत्ति बदलेगी कि नहीं बदलेगी, आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी इसकी कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो होती है वो सोर्स का यानी कि स्रोत का गुण होती है जो कभी बदलती नहीं है। ओके, हाँ, आगे देखना अपन आगे कुछ और बातें जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन को अपन थोड़ा सा समझते हैं चित्र से। रिफ्लेक्शन जो होता है प्रकाश का परावर्तन ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर, जिसको हिंदी में नियमित परावर्तन और दूसरा जो होता है अनियमित या विसरित परावर्तन भी कहते हैं। विसरित या फिर इसको अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। ओके, परावर्तन बेसिकली आप समझ सकते हो कि कोई भी मिरर है, उस मिरर के ऊपर लाइट गिरी, वापस उसी मीडियम में लाइट आ गई तो उसको अपन परावर्तन कहेंगे। लेकिन इसको अपन थोड़ा सा देखें तो रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। जैसे सबसे पहले मैंने बोला रेगुलर जो होता है इसमें आप देख सकते हो कि ये एक प्लेन मीडियम है। यहाँ पर आपको जो मिरर दिख रहा है ना ये प्लेन है, प्लेन मिरर, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण जब प्रकाश किरणें आपतित होती है, लाइट रेज आ रही है तो ये लाइट रेज यहाँ से टकरा करके वापस लौट गई। आप देखो तो यहाँ पर जो मैंने गोला बनाया है रेड वाला, इस गोले के अंदर सारी लाइन पैरेलल है और जब ये रिफ्लेक्ट हो गई तो भी सारी क्या है, पैरेलल। तो ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें आने वाली रेज जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल रहती है तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ओके, अच्छा, इसमें एक बात ध्यान देना, अगर मान लो यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी हुई, जैसे मैंने मान लो इस तरह से या ऐसा बना दिया, कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसमें से लाइट रेज निकल रही है और वो लाइट रेज यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गई, तो अगर मैं इस जगह खड़ा हूँ तो मुझे वो चीज़ दिखाई देगी, और मान लो अगर मैं इस जगह खड़ा हूँ तो मुझे वो चीज़ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि लाइट रेज तो इधर जा रही है। हमको कोई चीज़ कब नजर आती है, जब उस चीज़ से, उस वस्तु से आने वाली रेज हमारी आंखों में जाए। तो यहाँ पर आंखों में रेज नहीं आ रही तो मेरे को ये चीज़ नजर नहीं आएगी। क्या समझे, इससे ये समझे कि जब मान लो कि कोई वस्तु है, वस्तु से क्या हो रहा है, रेगुलर यानी कि क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन हो रहा है। तो नियमित परावर्तन में वस्तु में कब नजर आएगी, जब हम उस परावर्तन वाली रेंज के अंदर खड़े होंगे। लेकिन यहाँ पर आप जैसे इसकी डेफिनेशन
डेफिनेशन देखते हैं और दूसरा वाला देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है हमने कि आने वाली जो प्रकाश किरणें होती है वो परावर्तन के बाद क्या होती है, समांतर रहती है, पैरेलल रहती है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, रेगुलर। दूसरा इरेगुलर। इरेगुलर में देखो कि ये सरफेस जो है ना, ये प्लेन नहीं है, ये रफ सरफेस है, यानी कि खुरदरी सतह है। तो खुरदरी सतह पर ये आ रही है प्रकाश किरणें, लेकिन आने के बाद कोई टकरा के इधर जा रही है, कोई टकरा के इधर जा रही है, कोई टकरा के इधर जा रही है, पता नहीं कौन किधर जा रही है, सारी इधर उधर हो गई। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है इनकी डायरेक्शन बहुत सारी हो गई। तो इस परावर्तन को अपन इरेगुलर यानी कि अनियमित या फिर इसको विसरित परावर्तन कहते हैं। हिंदी में विसरित भी कह सकते हैं, अनियमित भी कह सकते हैं। ओके, विसरित परावर्तन कहते हैं। तो विसरित परावर्तन क्या होता है? विसरित परावर्तन होता है कि जो सतह होती है, परावर्तक सतह, उस पर आने वाली समतल किरणें परावर्तन के पश्चात समतल नहीं होती, बल्कि बहुत सारी दिशाओं में फैल जाती है। इसको अपन विसरित परावर्तन कहते हैं। ध्यान देना, विसरित परावर्तन के अंदर मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो कौन कौन ऐसी किरण होगी जो यहाँ पर आएगी, तो मेरे को ये चीज़ नजर आएगी। अगर मैं इस जगह खड़ा हूँ तो कौन कौन किरण ऐसी आएगी जो मैं यहाँ से आ जाएगी, तो इसको देख लूँगा। इसका मतलब विसरित परावर्तन में अपन चीज़ वस्तु को कहीं से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखना परावर्तक सतह के पीछे मत खड़े हो जाना, तो यहाँ से तो क्या ऑब्जर्व करोगे। ओके, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन की जो रेंज होगी वो ज़्यादा होगी समतल परावर्तन में, या फिर समतल दर्पण से होने वाले परावर्तन में जो ऑब्जर्वेशन की जो रेंज होगी वो कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी। ओके, तो ये इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब किसी रफ सरफेस से जो रेज टकराती है पैरेलल आती हुई, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद इधर उधर फैल जाती है। इसको अपन क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके आगे अपने को देखना है कि परावर्तन के नियम क्या क्या है। परावर्तन के नियम, तो सबसे पहले जैसे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में मौजूद होंगे। देखना कैसे, ये मान लेता हूँ मैं एक मिरर लेता हूँ, ऐसे मिरर है, मिरर पर कोई रे इस तरह से आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जा रही है, तो ये आने वाली है, जाने वाली। बीच में अपन क्या करते हैं, बीच में अपन इस तरह से काल्पनिक जो है रेखा मानते हैं, इसको अपन हिंदी में अभिलंब कहते हैं, अभिलंब, या फिर इसको अपन इंग्लिश में नॉर्मल कह देते हैं। ओके, और यहाँ से अपन एंगल मेजर करते हैं कितने एंगल पर ये आ रही है। तो सवाल पैदा होता है कि अगर एंगल मेजर ही करना है तो इतना इमेजिन करने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट इधर से, जैसे मैं इस कलर से लेके बताता हूँ, इधर से भी आप मेजर कर सकते थे ना एंगल, तो कोई इमेजिन करने की जरूरत नहीं होती। तो देखना इधर वाला ये आई इधर से मेजर क्यों करते हैं, क्योंकि मान लो अगर ये रे यहाँ पर गिरी होती इस जगह पर, बिल्कुल इसके किनारे पर, और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती, तो उस टाइम पर मैं कहाँ से इमेजिन करते हैं, यहाँ पर तो मिरर ही खत्म हो गया, इस जगह पर कोई मिरर ही नहीं है, तो फिर एंगल कहाँ से लेता। तो इस केस के लिए फिर अपन क्या करते हैं, तो अपन यहाँ पर एक इमेजिनरी सरफेस लेते हैं, सॉरी इमेजिनरी लाइन लेते हैं जिसको अपन नॉर्मल बोलते हैं, और यहाँ से एंगल ले लेते हैं। ओके, तो ये जो होता है ना नॉर्मल, ये मिरर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये आपको याद रखना है। ओके, जैसे अभी मैंने जो बनाया डायग्राम, इसको अपन 3D में समझते हैं, तो देखना कैसे। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है, आने वाली रे, जाने वाली रे और नॉर्मल, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे। आपको ये प्लेन नज़र आ रहा है, एक तल नज़र आ रहा है, सारे के सारे एक ही तल में होंगे। कोशिश की इसको 3D में थोड़ा दिखाने की, तो ये सारे एक ही तल में मौजूद होंगे। ये इसका पहला नियम है। सर बिल्कुल भी भारी नहीं है, बिल्कुल बच्चों जैसा नियम है, पर कोई बात नहीं, ये इसका नियम है तो है, आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बोर्ड में आएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, तो आपको ये लो लिखने पड़ेंगे। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब मान लो कि यहाँ पर ये जो आने वाली किरण आ रही है और जाने वाली जा रही है, तो आने वाली ने कुछ एंगल बनाया, इसको थीटा आई लिखा हुआ है, मैं इसको नॉर्मल आई कंसिडर करता हूँ, और जाने वाली ने कुछ ना कुछ एंगल बनाया, मैं इसको आर कंसिडर करता हूँ। तो जो कोण आई होगा वही कोण आर होगा, यानी कि जो एंगल होगा, एंगल आई, ये किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर। जितने एंगल पर आप इसको डालोगे रे को, उतने एंगल पे निकलेगी। देखना कैसे, मान लो आप देखो ये मिरर है, मिरर के ऊपर मैंने इस तरह से यहाँ पर ये रे डाली, तो ये रे ऐसे ऐसे निकल गई। अब देखना, मान लो मैं इस रे को पकड़ करके इधर धक्का देता हूँ, तो ये रे इधर से ऐसे घूमेगी, तो आपको क्या लगता है, ये इधर से ऐसे घूमी तो इधर किधर मुड़ेगी, ये इधर की तरफ ऐसे मुड़ेगी। अब ये ऐसे क्यों मुड़ रही है, क्योंकि ये प्रकाश के परावर्तन के इस नियम को जो है फॉलो करती है। यहाँ पर जो आई होगा वो आर के बराबर होना चाहिए। अगर आपने क्या किया, आपने पहले आई इतना था, इस आई को बढ़ा करके इतना कर दिया, तो फिर इधर आर पहले इतना था, इस आर को भी बढ़ करके बाद में इतना होना पड़ेगा। ओके, ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। ओके, जैसे देखना यहाँ पर ये समतल दर्पण से क्या हो रहा है, समतल दर्पण से परावर्तन होता है, तो यहाँ पर देखना ये आई जो होगा वो आर के बराबर होगा। यहाँ पर देखना अगर दर्पण गोली हो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी ये नियम जो है इसकी पालना होगी, आई बराबर आर होगा। अगर ये इस तरह से हो है तो गोली दर्पणी, तो यहाँ पर भी आई बराबर क्या होगा, आर होगा। तो ध्यान रखना, चाहे आप गोली दर्पण पढ़ो चाहे समतल दर्पण पढ़ो, हर जगह क्या होगा, कोण आई बराबर कोण आर होगा। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि वर्चुअल एंड रियल स्पेस।
जिसको हिंदी में कहेंगे आभासी तथा वास्तविक क्षेत्र। आभासी तथा वास्तविक क्षेत्र। ओके, आभासी और वास्तविक क्षेत्र क्या होते हैं? देखो, आपने मिरर के अंदर अपना इमेज देखा होगा। अगर आपने मिरर के अंदर अपना इमेज देखा है तो जैसा आपका कमरा है या आसपास की जगह वैसी की वैसी आपको उस मिरर में नज़र आ रही है। लेकिन आप ज़रा ध्यान दो तो मिरर में जो आपको नज़र आ रहा है वो हकीकत में है कि बस ऐसी नज़र आ रहा है? तो देखना, जैसे मान लो, जैसे देखना, ये एक मिरर लगा हुआ है, इस मिरर के सामने ये आदमी खड़ा है, तो इसका इमेज इसको इतना ही बड़ा इधर नज़र आएगा अगर प्लेन मिरर है तो। इसके सामने मान लो इसके पीछे एक पंखा लगा हुआ है ऐसे, तो ऐसा का ऐसा पंखा इसको इसके पीछे ऐसा ऐसा पंखा नज़र आएगा। ओके, हकीकत में इसको इधर वाली पूरी दुनिया इधर नज़र आएगी। ओके, तो ये जो है ना पूरी दुनिया इधर वाली, जिधर हकीकत में आदमी है, ये वास्तविक दुनिया है, वास्तविक दुनिया है। लेकिन इस मिरर के पीछे जो नज़र आ रही है ये आभासी दुनिया है। हकीकत में ऐसी कोई दुनिया है नहीं, बस आभास हो रहा है कि ऐसी दुनिया है। ओके, तो यहीं पर ये इस क्षेत्र को अपन वास्तविक क्षेत्र यानी कि रियल स्पेस कहेंगे, और इधर पीछे वाला मिरर के पीछे वाले को अपन वर्चुअल स्पेस कहेंगे। ओके, एक्चुअल में मिरर क्या होता है? तो मिरर जो है वो रियल स्पेस और वर्चुअल स्पेस के बीच की खिड़की होती है। मतलब आप उस मिरर को हटा दो तो आपको पीछे का वर्चुअल स्पेस जो नज़र आ रहा है तो नज़र नहीं आएगा। तो वर्चुअल स्पेस यानी कि वर्चुअल स्पेस आभासी क्षेत्र और रियल स्पेस वास्तविक क्षेत्र के बीच की एक खिड़की होती है मिरर या दर्पण। ओके, यहाँ पर देखना, जैसे मैंने कुछ दर्पण लिए हैं, ये समतल दर्पण लिया, तो समतल दर्पण में ये रियल स्पेस है, ये रियल स्पेस है। इसके पीछे आपको जो आभासी दुनिया नजर आएगी वर्चुअल, ये रियल, देखो ये वर्चुअल, ये रियल, ये वर्चुअल। तो समझेंगे क्या? दर्पण जो होगा, दर्पण के सामने जो कुछ होगा उसको रियल, और दर्पण के पीछे जो बन रहा है वो आभासी। ओके, यहाँ पर इन चित्रों के हिसाब से दर्पण के पीछे बनने वाला आभासी। ओके, कहीं ना कहीं और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आभासी और वर्चुअल में और रियल में पता ही नहीं चलेगा कौन सा रियल है कौन सा वर्चुअल है। तो उस टाइम पे अपन कुछ अलग ही कंसेप्ट सीखेंगे जो मैं क्वेश्चन आने पर ही बताऊंगा। ओके, देखो इधर अभी आप बेसिक 0 लेवल से चलो, क्योंकि मेरे को पता है मैं 12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बच्चे जो 11th से प्रमोट होकर के 12th में आए हैं। ओके, तो इनको बेसिक सा इतना 11th का भी पूरा इन्होंने नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा होगा तो भी इनके एग्ज़ाम नहीं हुए, तो उस हिसाब से मेरे को पढ़ाना पड़ता है कि ये बच्चा 10वीं का एग्ज़ाम देकर के आया, तो इसको 10वीं तक का हो सकता है बेस अच्छा, लेकिन 10वीं के बाद इसका कोई खास पढ़ाई हुई नहीं कोरोना की वजह से। तो मैं बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई PhD नहीं करवा रहा हूँ कि मैं आपको फिजिक्स में PhD करा रहा हूँ, हर चीज़ के बिल्कुल डीपली घुस जाऊँ। ओके, तो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। धीरे धीरे जब अपना बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आगे से आगे इस चैप्टर में मैं आपको इतना डीपली लेके जाऊँगा, इतने डीपली लेके जाऊँगा कि एक बार आप भी अपना सर खुजा के बैठोगे। देखना, जैसे सबसे पहले अब अपन थोड़ी सी और बातें करते हैं ऑब्जेक्ट की और इमेज की। ऑब्जेक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं बिंब, या फिर अपन वस्तु कह सकते हैं, और दूसरा इमेज की बातें करेंगे। तो देखना ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जैसे आप इस चित्र को देख सकते हो, इस चित्र में ये आदमी दिख रहा है आपको, ये आदमी दिख रहा है, ये आदमी ऑब्जेक्ट है, उस दर्पण के अंदर इसका जो नज़र आ रहा है ये इमेज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहले ही बार में ऑब्जेक्ट और इमेज समझ में आ गया कि जो रियल में होता है, वास्तव में जो होता है उसको तो ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब या दर्पण के अंदर नज़र आ रहा है उसको अपन प्रतिबिंब या इमेज कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे इसी को मैंने ऐसे बताया कि ये आदमी है, ये दर्पण है, और दर्पण के अंदर इसको इसकी वर्चुअल इमेज नज़र आ रही है। अब हकीकत में इसको कैसे समझे? आदमी के अंदर से, आदमी से ये प्रकाश किरणें आ रही है और ऐसे टकरा करके ऐसे जा रही है, तो हमारी तरफ जो आती है ना, तो हमको लग रहा है इधर से आ रही है, तो मतलब उधर से पीछे से कहीं कहीं आ रही होगी। समझना कैसे? ये जो रे दिख रही है आपको ऐसे आती हुई आंख में गिर रही है, ये रे ऐसे आ रही है ना, तो हमारा दिमाग ये सोचता है कि हकीकत में ऐसे पीछे से कहीं से आ रही होगी, और जहाँ पर आ रही है इसका ऐसा इमेज नजर आता है। और इसकी यहाँ से देखना, यहाँ से जो रे टकरा करके ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जा रही है ना, तो ये रे जो ऐसे जा रही है, हमारा दिमाग ये सोचता है कि रे कहीं कहीं से ऐसे आ रही होगी। अब हमने पहली टॉप की और बॉटम की रेस देख ली, ऐसे बीच में हज़ारों लाखों रेज होगी, सारी की सारी ऐसे आ रही होगी, तो हम पूरा का पूरा अपना एक इमेज कंसीडर करते हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ओके, अब ऑब्जेक्ट इमेज की डेफिनेशन फिजिक्स के अकॉर्डिंग, कोई वस्तु जिससे रेज निकल रही है तो वो ऑब्जेक्ट है, और रिफ्लेक्शन हो गया, ओके, रिफ्लेक्शन हो गया, मिरर से टकरा गई, या फिर मान लो रिफ्रैक्शन हो गया, कांच की पट्टी थी इसके अंदर ही घुस गई रे, तो रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद में अगर कोई 2 रेज कटती है, मिनिमम 2 रेज कटती है, तो जो बनता है उसको इमेज कहते हैं। और रिफ्लेक्शन से या रिफ्रैक्शन से पहले अगर कहीं रेज कट रही है, जैसे ये जो है ना रे यहाँ पर कट रही है, उसको अपन ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जहाँ पर परावर्तन या अपवर्तन से पहले प्रकाश किरणें कटती है उसको ऑब्जेक्ट या बिंब कहा जाता है, और परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें कटती है उसको अपन इमेज कहते हैं। ओके, देखो डेफिनेशन, तो ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय इंसिडेंट रेज ओनली। जो ऑब्जेक्ट होता है
जो बिंब होता है वो आपतित प्रकाश किरणों के द्वारा डिसाइड यानी कि निर्धारित किया जाता है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज दैट पॉइंट फ्रॉम विच द इंसिडेंट रेज actually diverge real object or towards which the incident rays appear to converge virtual object। देखो हकीकत में कहीं से अगर प्रकाश किरणें निकलती हुई नजर आ रही है, यानी यहाँ से देखो ना, ये प्रकाश किरणें डाइवर्ज हो रही है, तो इसको अपन ऑब्जेक्ट कहेंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए रियल ऑब्जेक्ट है। बहुत बार ऐसे, जैसे मिरर है, इस मिरर के ऊपर ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है, तो टकरा करके यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी। हकीकत में तो नहीं मिले, लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ओके, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला, जैसे इसमें देखना डायग्राम में, यहाँ पर देखो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हकीकत में यहाँ पर प्रकाश किरणें फैल रही है, तो जहाँ से प्रकाश किरणें फैल रही है इसको अपन बोलेंगे कि यहाँ से प्रकाश किरणें डाइवर्ज हो रही है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखो इस मिरर के ऊपर ये प्रकाश किरणें आ रही है, तो यहाँ पर प्रकाश किरणें आकर के टकरा करके यहाँ से चली जाएगी, जिधर भी जाना होगा, लेकिन अपन इमेजिन करें तो ये कहीं ना कहीं ऐसे मिलती होगी, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ये वर्चुअल है। ओके, यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिमाग में समस्या पैदा करता है कि सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हमको समझ में नहीं आया, तो ये यहाँ पर समझ में आएगा भी नहीं। ये आपको कहाँ समझ में आएगा, जब मैं कांच की स्लैब लूँगा, कांच की पट्टी लूँगा, उस कांच की पट्टी में से अलग अलग इसका म्यू रखूँगा, अपवर्तनांक, और फिर उसके अंदर से किसी लाइट रेज को निकालूंगा और फिर बोलूँगा इसके कितने इमेज बन रहे, तो वहाँ पर आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो है ना कंसेप्ट समझ में आएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। या फिर इसके आगे दो चार पॉइंट के बाद मैं एक क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, वहाँ पर आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट का और रियल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझ में आएगा। हाल फिलहाल के लिए आप छोटे छोटे बच्चे हो तो आप ये ध्यान रखो कि जहाँ पर प्रकाश किरणें कट रही है, आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन परावर्तन से पहले, तो उनको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे कि ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट या बिंब है। तो आप इस सेकंड डायग्राम को देख करके बोलोगे कि सर यहाँ पर भी तो परावर्तन के बाद कट रही है, आप तो बोले अपवर्तन परावर्तन से पहले कटनी चाहिए। तो देखो भैया, ये अपवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ पर अपवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि मिरर है, और परावर्तन होगा तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन परावर्तन होने के बाद कट रही है तो वो तो इमेज बनाएगी ना। तो यहाँ पर मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैंने ना तो अपवर्तन माना ना परावर्तन माना, ऐसे बस इमेजिन किया कि ऐसे आगे बढ़ रही होगी तो यहाँ कहीं मिलेगी, तो ये मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट इमेज की बात करते हैं। इमेज क्या होगी, तो अपवर्तन या परावर्तन के बाद आने वाली प्रकाश किरणें जहाँ पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, तो वहाँ पर अपने को इमेज नज़र आती है। देखो यहाँ पर देखो, ये रियल ऑब्जेक्ट था, इस रियल ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरणें ऐसे गई, टकरा के ऐसे आ गई, ऐसे गई, टकरा के ऐसे आ गई, तो जब प्रकाश किरणें आपस में कटती है तो वहाँ पर इमेज बनती है, ये इमेज रियल इमेज कहलाएगी। ओके, क्योंकि हकीकत में कट रही है। दूसरी देखो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ से लाइट रेज गई, टकरा के इधर चली गई, तो लाइट रे तो इधर चली गई, हकीकत में इमेज कब बनेगा, जब प्रकाश किरणें टकराएगी और टकरा करके क्या करेगी, प्रकाश किरणें कटेगी आपस में, तो ये इधर चलेगी। हम इन देखने यहाँ से अगर हम इस इन रेज को देखेंगे इनको, तो ये पीछे की तरफ इनको बढ़ाएं तो अपन को लगेगा कहीं ना कहीं ऐसे मिल रही होगी, तो जहाँ पर अपन को मिलती हुई प्रतीत होती है उसको अपन वर्चुअल इमेज कहेंगे या आभासी बिंब कहेंगे। तो हकीकत में कट रही है तो रियल, और हकीकत में नहीं बल्कि हमने सोचा कि ऐसा कट रही होगी, हकीकत में नहीं कटी, तो उसको वर्चुअल इमेज कहेंगे। ओके, अब एक चीज़ देखना, मैंने थोड़ी देर पहले आपको रियल स्पेस और वर्चुअल स्पेस बताया था, तो ये देखो अगर ये मिरर है तो मिरर के सामने वाला तो रियल स्पेस और पीछे वाला वर्चुअल स्पेस, ये मिरर है तो इसके सामने वाला रियल स्पेस, पीछे वाला वर्चुअल स्पेस, तो वर्चुअल स्पेस में बनी तो वर्चुअल इमेज, रियल स्पेस में बनी तो रियल इमेज। बोलो समझ में आया क्या? अच्छा, मैं ऑब्जेक्ट भी पूछ लूँ कैसा है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, जबकि इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है, और इमेज भी कैसी है, रियल ऑब्जेक्ट है। ओके, ये हो गया। तो वर्चुअल स्पेस में बनने वाले जो इमेज होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे, वर्चुअल स्पेस में बन रहे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट एक क्वेश्चन के जरिए सीखेंगे अपन। ऑब्जेक्ट वर्चुअल स्पेस में बनने वाला होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, और रियल स्पेस में बनने वाला होगा तो रियल ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह से इमेज अगर वर्चुअल स्पेस में होगी तो वर्चुअल इमेज, और रियल स्पेस में होगी तो रियल इमेज। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। पहले अपन प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, देखना कैसे। अगर किसी प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन होता है तो पहले तो बात तो ये कि उसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन होगी, यानी खुरदरी नहीं हो सकती, ध्यान रखना, ना ही गोली होगी ना ही खुरदरी होगी, बिल्कुल प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। और देखना कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो होगा वो देखना, प्लेन मिरर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यानी कि प्लेन मिरर जो होगा ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली रेखा के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ रखा, ये मिरर है, मिरर के सामने यहाँ पर कुछ रखा, तो यहाँ पर मेरे को कुछ नजर आएगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इसकी इमेज नजर आएगी। अब देखना, अगर मैं ऑब्जेक्ट और इमेज को मिला दूँ तो ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली रेखा के परपेंडिकुलर ये पड़ा हुआ है मिरर, ध्यान रखना। ओके, यहाँ पर ये दिमाग वाली बात है। ओके, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन करेंगे अभी अपन। देखो,
दूसरी बात ये कि आपको एक और बात बताऊं, अभी मैंने जैसे किया था ना, तो आपको ये पता है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर क्या बनता है, इमेज बनता है। ओके, अब इन दोनों चीज़ों को यूज करके अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द फिगर शो टू प्लेन मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर एंड एन ऑब्जेक्ट ओ, ये रहा ऑब्जेक्ट ओ, इज प्लेस बिटवीन देम, देन द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट 3 इमेजेस फ्रॉम द मिरर M2 विल बी इन सेंटीमीटर। देखो, दो दर्पण है, हिंदी में बताता हूँ, दो दर्पण हैं जो एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और ये दोनों दर्पण समांतर पड़े हुए हैं। ओके, अब इन दोनों दर्पणों से निकलने वाले इन दोनों दर्पणों के बीचों बीच, इसको मैंने M2 बोला, इसको M1 बोला, M2 मिरर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर मैंने क्या रखा, एक बिंब रखा, O का मतलब ऑब्जेक्ट रखा, बिंब रखा। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, जाहिर सी बात है इधर भी बहुत सारी इमेज बनेगी, इधर से बहुत सारी इमेज बनेगी। ध्यान रखना, अगर दो मिरर पैरेलल रखे हुए हैं तो उनके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ओके, आप चाहो तो ट्राई कर लेना, घर पे 2 कांच लेना, बीच में मोमबत्ती रखना और दोनों को बिल्कुल प्लान कर देना, तो इनके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आपको अनंत प्रतिबिंब नजर नहीं आएंगे, आपको एक के पीछे ऐसे कुछ देर तक नजर आएंगे, फिर लास्ट में जाकर के आपको धुंधला धुंधला नजर आएगा, फिर आगे कुछ नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की विभेदन क्षमता इतनी नहीं है कि उन अनंत इमेज को देख पाए। बन अनंत रही है लेकिन नजर अनंत नहीं आएंगी, कुछ दूरी के बाद ऐसा हो जाए। आप चाहो तो घर पर प्रैक्टिकल करके देखना। ओके, तो अनंत इमेज बनेगी। अब अनंत इमेज बनेगी, यहाँ पर ये रखा हुआ है, तो M2 मिरर से, किसे पूछा, M2 मिरर से बनने वाली प्रथम 3 इमेज की स्थिति बताओ कि कितनी दूरी पर बनेगी। ओके, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 5, 10, 15, 5, 15, 13, 5, 15, 35, 5, 15, 25। अब इनमें से आंसर क्या होगा? तो देखना, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये दिमाग हिलाने वाले। अभी मैं इतनी देर पढ़ा रहा था ना, सबको लग रहा था ये क्या आया था, हमको पता है क्या नई बात बता रहा है तो। ओके, अब ध्यान देना, अगर आपको वो बातें आती है तो इसका आंसर भी आपको आना चाहिए कि M2 मिरर से कितनी दूरी पर इमेज बनेगी। इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन डाले था कि आप तुक्का भी मारो तो कम से कम, तो फटाफट कमेंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कौन से पे लगा रहे हो, टिक। ओके, मैं बता देता हूँ इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, चलो इसी चित्र में कर लेता हूँ। हमको देखना कहाँ से, हमको M1 और M2 मिरर से बनने वाली 3 इमेजेस बतानी है। ओके, अब इतना तो हर कोई जानता है कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की दूरी इससे कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अभी हम ये भी जानते हैं कि अभी किसी मिरर से अपन 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका इमेज भी कितनी दूरी पर बनेगा, 5 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ से जो मिरर का जो इसका इमेज बनेगा, ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बना। अब ये इमेज M2 से बना, किससे बना, M2 से। अच्छा, अब ये दर्पण है, इस दर्पण के सामने ये दूरी कितनी होगी इस ऑब्जेक्ट की, तो अपन जरा ध्यान दें, टोटल दूरी 15 सेंटीमीटर, ये दूरी 5 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी रहेगी, ये दूरी रहेगी भैया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर दूरी। अब ये ऑब्जेक्ट इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर मौजूद है, तो मेरे को जल्दी से बता दो कि यहाँ से इसकी पहली जो इमेज बनेगी M1 दर्पण से, वो कितनी पर बनेगी। तो भैया जी ये भी 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी, तो पहली इमेज यहाँ पर बनेगी, वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। देखो कितना सिंपल है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी थी ऑब्जेक्ट की, तो पहली इमेज बनी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूरी थी, तो पहली इमेज बनी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ओके, अब ध्यान देना, यहाँ पर यह पहली इमेज इनकी बन चुकी है। अब इस दर्पण के लिए, M2 दर्पण के लिए जो ये पहली वाली इमेज बनी, जैसे M1 दर्पण से बनी, मैं इसको I1 इमेज दे देता हूँ, इसको मैं I2 इमेज देता हूँ। अब मैं नंबर से बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा। M2 दर्पण के लिए जो I1 इमेज है, ये I1 इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, यानी इस M2 दर्पण को लगेगा, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं ना, तो क्यों बनते हैं अनंत प्रतिबिंब, उसका लॉजिक समझो कि जो M2 दर्पण है, उस M2 दर्पण को लगेगा कि I1 सच में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना लेगा। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट इस दर्पण से कितना दूर है, ये ऑब्जेक्ट इस दर्पण से, देखो ये दर्पण, इन दोनों के बीच की दूरी 15, तो ये, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 10, तो 15 और 10 कितना होगा, 35, तो ये तो इससे 35 सेंटीमीटर दूर है, तो ये इसका इमेज कितनी दूरी पर बनाएगा, इधर से 35 सेंटीमीटर। फिर ऐसे इसका जो है ना I2, वो इसके लिए जो है आभासी इमेज की तरह काम, आभासी क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और इसका इमेज बनेगा। तो ऐसे आप सोचते जाओ, इन चारों में से एक आंसर बताओ। ओके, तो आपको कंसेप्ट समझ में आया। अब देखना वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है, तो पहले सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल थोड़ी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर इमेज है, लेकिन M2 के लिए किसकी तरह काम कर रही है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। ओके, तो ये दिमाग लगाने वाला सवाल है, लेकिन हम इतना दिमाग नहीं लगा सकते क्योंकि हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो डायरेक्ट निकालेंगे आंसर। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 5 सेंटीमीटर। ध्यान देना, फटाक से आंसर आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर का बनने वाला पहला इमेज कितना, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसको इमेज को मैं I2 नाम देता हूँ क्योंकि M2 दर्पण से बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो इससे बनने वाला पहला इमेज कितने पर होगा, ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। ओके, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इमेज I2 बोल देता हूँ क्योंकि इससे बनने वाला है।
ओके, अब ज़रा ध्यान दें तो M1 मिरर है हमारे पास, M2 मिरर है, इन दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। अब M1 को देखो तो M1 से बनने वाला पहला इमेज कितनी डिस्टेंस से बना, M1 से बनने वाला पहला 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से बना। M2 को देखो तो M2 से बनने वाला पहला इमेज कितनी डिस्टेंस से बना, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से बना। अब बोलो दोनों दर्पण के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो ये लो कट्टा लगाया और बीच में कितना लिख दिया, 15। अब तुम 5 जो है ये 5 के अंदर 15 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 5 के अंदर 15 जोड़ा तो क्या 20 हो गया, क्या बिल्कुल हो गया 20। इस 10 के अंदर तुम 15 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 25, 25 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब फिर से कट्टा मार दो, इधर 15 दोनों के बीच की डिस्टेंस तो 15 जोड़ दो। अब 25 के अंदर आप 15 जोड़ दो तो 30 और 40 हो गया, क्या। अब आप 20 के अंदर इधर 15 जोड़ दो, 20 के अंदर 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 और 5 35। ओके, इस तरह से आप करते जाओगे, आप अनंत तक पहुंच जाओगे। ये मैं कर क्या रहा हूँ, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जो है ना, एक का जो इमेज बन रहा है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, दूसरे का इमेज बन रहा है वो पहले के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इनकी डिस्टेंस आती जा रही है और दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर में, इनको जोड़ता जा रहा हूँ। तो देखो मेरे को क्या पूछा क्वेश्चन में कि M2 से बनने वाले 3 इमेज, तो मैं लो डायरेक्ट बताता हूँ। M2 से बनने वाले 3 इमेज, पहला 5 सेंटीमीटर बन रहा है, दिख रहा है आपको, आगे आप सोल्व करोगे तो दूसरा वाला 25 पर बनेगा। ओके, तीसरा वाला, अच्छा दूसरा 25 पे कैसे बनेगा ये भी बताता हूँ। ये M2 मिरर है, इस M2 मिरर से ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाला इसके लिए क्या काम करेगा, ये दूसरा कलर लेता हूँ। M2 मिरर के लिए ये जो I2 इमेज होगा ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 15, और ये कितने पे बना, 10 सेंटीमीटर। 15 और 10 कितना, 25। तो इससे जो अगला इमेज बनेगा वो 25 पर बन जाएगा। ओके, तो क्या समझे यहाँ पर, समझ में ये आया समझ में कि M2 से बनने वाले 5 पर बनेगा, फिर 25 पर बनेगा, फिर 35 बनेगा, ऐसे आप 15-15 जोड़ जाओ, इन्फिनिटी तक निकाल सकते हो। ओके, तो 5 25 35, ये रहा 5 25 35 डायरेक्ट आंसर। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन करता हूँ जो आपको सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है, पहले तो मैं ये रख देता हूँ वापस से। ओके, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता कि आपको बताना है इस M2 की बजाय M1 दिया होता है, यहाँ पर M1 से बनने वाले प्रथम 3 इमेज बताओ, तो क्या क्या हो जाता, पहला 10 पे बनता, दूसरा 20 पे बनता और तीसरा कितने बनता, 40 पे, जो कि एक भी ऑप्शन दे नहीं रखा लेकिन अपन निकाल सकते हैं। ओके, अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो M2 से बनने वाले प्रथम को छोड़ करके आगे के 2 इमेज बताओ, तो कितने पे देते हैं, 25 और 35 पर। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बस दिमाग यूज करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और कंसेप्ट और यूज हुआ, अगर आपने ध्यान दिया है तो यहाँ पर जो होगा ना, ये ध्यान ना, जितने भी इमेज बनेंगे ना वो एक ही लाइन पर होंगे, ये एक ही लाइन पर होंगे। अगर आप ये कंसिडर करते हो कि ये थोड़े से भी इधर उधर हैं इमेजेस, तो इसका मतलब बीच की डिस्टेंस बदल जाएगी और फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब जो दूसरी लाइन बोली थी कि इमेज और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन जो होगी वो मिरर के साथ परपेंडिकुलर होगी, ये भी बिल्कुल यहाँ पर फॉलो हो रही है। ओके, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े बड़े सवाल करा देती है। वैसे ये तो लल्लू सवाल था, कोई बड़ा सवाल नहीं था। और देखते हैं आगे, नेक्स्ट अपन देखते हैं जो आपको इमेज नज़र आ रही है, ये इमेज की डिस्टेंस जो होती है, जैसे आप ये खड़े हो आप और ये खड़ा है आपका इमेज, तो अगर मैंने इसकी डिस्टेंस मैंने x1 मानी और इसकी डिस्टेंस में x2 मानूँ, तो बोलो कि मिरर से x1 और x2 के बीच में आप क्या रिलेशन बता सकते हो, तो हम बता सकते हैं x1 बराबर x2 क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर हमको क्या नजर आएगा, इमेज नजर आएगा। तीसरा अपन देखते हैं दूसरा इसका रूल देखते हैं और क्या, समतल दर्पण से परावर्तन का। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर सरफेस लेटरल इन्वर्जन। देखो आप जब भी किसी समतल दर्पण से आप परावर्तन कराते हो तो लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं पार्श्व परावर्तन, हिंदी में कहेंगे पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन क्या है, आप जब दर्पण में देखते हो तो आपको है ना लेफ्ट का राइट में नजर आता है और राइट का लेफ्ट में नजर आता है, इसको पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अब ध्यान देना, इसका ये वाला हाथ आपको इस साइड नजर आ रहा है, उसका वो वाला हाथ उस साइड नजर आएगा। जैसे ये समझ में नहीं आ रहा तो मान लो इस दर्पण के सामने मैं ABCD का जो है ना अल्फाबेट का C लेटर रखता हूँ, तो इसका इमेज कैसा नजर आएगा, ऐसे। अगर मैं इसके सामने R रखता हूँ तो इसका इमेज कैसे नजर आएगा, ऐसे। इसके सामने P रखता हूँ तो इसका इमेज कैसे नजर आएगा, ऐसे। यानी ये क्या हो रहा है, ये लेटरल इन्वर्जन यानी कि पार्श्व परावर्तन हो रहा है। ओके, देखते हैं ये कहाँ पर यूज होता है। देखो आपका राइट वाला हैंड आपको लेफ्ट साइड में नजर आएगा और लेफ्ट वाला हैंड राइट साइड में नजर आएगा। इसका यूज होता है, आपने एम्बुलेंस देखी, एम्बुलेंस, उस पर कभी नाम लिखा हुआ देखना, एम्बुलेंस पर रियल में जो ऐसा लिखा हुआ है ना, लेकिन किसी गाड़ी में आप बैठे हो उस गाड़ी के अंदर से देखो तो आपको उसके दर्पण में ये एम्बुलेंस सही नजर आता है। तो लेटरल इन्वर्जन का आप यूज़ करते हो कहाँ पर, जो एम्बुलेंस वगैरह होती है तो, या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ पर आपको नाम सीधा पढ़ना है, उनको जल्दी से आगे भेजना है, तो वहाँ पर अपन इनका लेटरल इन्वर्जन का अनुप्रयोग अपने को देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट सम क्लॉक प्रॉब्लम्स। देखो लेटरल इन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि अगर कोई घड़ी है,
इस घड़ी, ऐसी वाली घड़ी जैसे आपको दिख रही है स्क्रीन पर, इस घड़ी को आप मिरर के अंदर देखोगे तो इसके कांटे आपको यहाँ पर कुछ और दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ और दिख रहे हैं। तो ये नंबर वाली घड़ी नहीं है, बस कांटे वाली घड़ी है। तो कांटे वाली घड़ी का रियल टाइम और जो मिरर में नजर आएगा वो टाइम अलग अलग होगा। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लॉक प्रॉब्लम्स होती है कि रियल में टाइम क्या हो रहा है और आप मिरर में देखो तो क्या टाइम नजर आता है। ओके, जैसे देखना, इसके लिए एक फॉर्मूले होते हैं और बहुत ही आसान है। देखो कितने आसान है, देखो देखो देखो, कट क्यों नहीं रहा। ओके, देखो जैसे आपको ऑब्जेक्ट का जो टाइम दिया होगा, ऑब्जेक्ट का टाइम आपको घंटे में दिया है, तो आपको क्या करना है, इमेज में कितना टाइम होगा तो आपको 12 में से माइनस कर देना, वो इमेज का टाइम होगा। ऑब्जेक्ट का टाइम आपको घंटा और मिनट दोनों में दिया है, तो आपको 11 और 60 में से घटा लेना है। यहाँ पर 60 मिनट है और 11:60। ओके, उसमें से घटा लेना है। अगर मान लो आपको ऑब्जेक्ट का टाइम घंटा, मिनट और सेकंड में दिया है, तो 59 मिनट और 60 सेकंड, इसमें से आपको जो ऑब्जेक्ट वाला टाइम है वो घटा लेना है, तो आपकी इमेज का टाइम आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा भारी हो गया, क्या बोल दिया समझना कैसे। मान लो कि घड़ी में 4 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं 4, तो रियल में तो 4 बज रहे हैं, ऑब्जेक्ट का टाइम कितना है OT, यानी ऑब्जेक्ट का टाइम कितना 4। अब इमेज में अगर इस घड़ी की इमेज देखूंगा तो इमेज टाइम मेरे को कितना नजर आएगा, तो सिंपल है, आप ऐसे सोचोगे कि 4 बज रही होगी तो एक कांटा ऐसे होगा और एक कांटा 4 का कहाँ पर होता है, 4 नहीं रहे 3 ही मान लो, कहाँ गया। ओके, एक कांटा 3 बज रही मान लो, तो कांटा, एक कांटा ऐसे होगा, एक कांटा ऐसे होगा। ओके, जब आप इसको इमेज देखोगे इसका, तो इसका ऐसे नजर आएगा। ओके, तो वो आपको कितने 9 बजे हुए नजर आएगा। अब ये आप ऐसे सोच सकते हो, अभी मैंने 4 बजे वाला टाइम क्यों हटाया, क्योंकि मेरे को पता है कि वो इमेज बनाने में मेरे को दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो अपन ऐसे हर बार थोड़ी सोच सकते हैं, जैसे मान लो 10:15 हो रहे हैं या 8:20 हो रहे हैं या 8:17 हो रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर आप थोड़ी सोच पाओगे इतना सारा। तो उस टाइम के लिए आपको फॉर्मूला, जैसे मैं बोल दूँ 3:20 हो रहे हैं, 3:20 हो रहे हैं, तो ये रियल टाइम है, ऑब्जेक्ट का टाइम है। आप बताओ, अगर आप दर्पण में देखोगे तो कितना नजर आएगा, तो बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखना। आपको क्या करना है, घंटा में और मिनट में आपको टाइम दिया है, तो आपको क्या करना है, 11 घंटा और 60 मिनट, इसमें से इसको घटा लो। किसको घटा लोगे, 3:20 को, तो 3:20। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 में से 3 गए तो ये 8 बज करके आपको 40 मिनट आपको नजर आ जाएंगे। ओके, यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ समझ में आया कि घड़ी में अगर 3:20 हो रहे हैं तो आपको इमेज में 8:40 नजर आएंगे। ओके, इसी तरह सेकंड में दिया होगा तो भी कर लेंगे। हालांकि ये घंटा मिनट सेकंड का छोटी क्लास में, आप 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते हो, वहाँ पर आती है सारी चीज़ें, और मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखनी है तो हमारे जो विशेषज्ञ है फैकल्टी, उन्होंने रीजनिंग के अंदर इसके बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप रीजनिंग में जाकर के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और इसको सोल्व करने की बहुत सारी ट्रिक्स सीख सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का पोर्शन हो जाता है। यहाँ पर अपना ऐसा कोई खास लेना नहीं, बस वो लेटरल इन्वर्जन हो रहा था तो उससे रिलेटेड थोड़ा, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी यहाँ पर इतना कोई इसका खास यूज़ नहीं है, और आप चाहो तो इन फॉर्मुलेशन को सोल्व कर सकते हो। हाँ जी, अब एक बात करते हैं राज की बात। आज मैं सिर्फ राज की बात बताऊंगा, इस राज की बात के ऊपर क्वेश्चन मैं कल की क्लास में कराऊंगा। आज सिर्फ इसका फील लेंगे और कल क्वेश्चन करेंगे। क्या है राज की बात, राज की बात भैया ये है कि हालांकि ये राज नहीं हर कोई जानता है, लेकिन जब कल क्वेश्चन करेंगे तब इनका मजा आएगा। आपको किसी दर्पण के अंदर, प्लेन मिरर, समतल दर्पण के अंदर अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है, कंप्लीट इमेज देखनी है, तो दर्पण की लेंथ कितनी होनी चाहिए, टोटल उस पर्सन की लेंथ, यानी आपकी लेंथ की आधी होनी चाहिए। मतलब मान लो एक आदमी है जिसकी लेंथ h है, उसकी हाइट h है, तो उसको अपना पूरा का पूरा इमेज देखना है, तो मिरर की कम से कम लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो उसकी कम से कम लेंथ h/2 होनी चाहिए, मिरर की लेंथ। ओके, अब मैं इसको फील करवाता हूँ थोड़ा सा, वरना लगेगा कैसे हुआ। ओके, ध्यान से देखना कैसे होगा। यहाँ पर देखना, ये एक आदमी है, पहले मान लेते हैं ये आदमी खड़ा है AB। ओके, और इसका इमेज बन रहा है इधर दर्पण के सामने खड़ा है। मान लेता हूँ मैं इससे L डिस्टेंस पर खड़ा है। अगर ये L डिस्टेंस पर खड़ा है तो जो इमेज होगी वो भी कितने पर होगी, L डिस्टेंस पर होगी। ये इसको इमेज को मैं A-B- बोल देता हूँ। अब ज़रा ध्यान देना, इसका आदमी का ऊंचाई अगर h है तो इस मिरर का कितना ऊंचाई होना चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ताकि आदमी अपना पूरा का पूरा इमेज इसमें देख पाए। तो हम बोलेंगे h/2 होनी चाहिए। अब कैसे, ज़रा सा फील लेना। तो फील 2 स्टेप में लेंगे। पहले हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि मान लिया ये ऐसा जीव है जिसकी आंखें इसके सर पर ही है। आंखें कहाँ पर है, बिल्कुल सर पर। ओके, तो इसकी आंखें सर पर ही है। हकीकत में आंखें सर पर नहीं, हकीकत में सर से थोड़ी सी नीचे ना, तो नीचे वाली कंडीशन बाद में लेते हैं। पहले एक सरल तरीका से देखते हैं। यहाँ पर आंखें सर पर है, तो इसकी आंखों में किरणें गिरेगी तो इसको वस्तु नजर आएगी। ओके, तो इसको, इस AB को अपना पूरा पूरा इमेज A-B- नजर आ रहा है। इसका मतलब A-, इसको इसके पैर दिख रहे हैं, इसको पैर दिख रहे हैं, तो इसको लगेगा पैर से जो आने वाली किरणें हैं, पैर से जो आने वाली किरणें हैं वो इसकी आंखों में गिर रही होगी, तब जाके इसको ये पैर नजर आ रहे होंगे।
अब इसको लगा कि पेड़ से आने वाली किरणें आंखों में गिर रही है, लेकिन हकीकत में वो पेड़ से नहीं आ रही थी। हकीकत में क्या हो रहा था कि जो ए इसके खुद के पैरों से किरणें निकल रही थी और वो किरणें इस दर्पण के टकरा करके ऐसे जा रही थी। दिख रहा है आपको ये ऐसे, तो इसके खुद के पैरों से किरणें निकली और वो टकरा करके ऐसे गई, और इसके सामने जो किरणें, इसने सोचा कि हकीकत में पीछे से कहीं आ रही होगी और वो उसको इमेजिन हो गया। ओके, अब देखना, इसने अपने पैर देख लिए। जब इसने पैर देख लिया, अपना सर देखना चाहता है या अपना टॉप देखना चाहता है, बॉटम देख लिया, अब अपना टॉप देखना चाहता है, तो इसका जो टॉप होगा, इसका टॉप इसको कब नजर आएगा? इसका बी डैश टॉप है तो बी डैश नजर आएगा। तो बी डैश से अगर किरणें आए और बी डैश से आने वाली किरणें इसकी आंखों में गिर जाए तो इसको जो है पूरा का पूरा बी डैश नजर आ जाएगा। ओके, लेकिन हकीकत में इसको लग रहा होगा यहाँ से किरणें आ रही है बी डैश से, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा होगा कि इसके खुद के सर से, टॉप से किरणें निकल रही होगी और टकरा करके वापस यहीं पर लौट रही होगी। ओके, अब जरा ध्यान देना कि यहाँ पर जो होगा, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को आप ध्यान से देखो, जो मैंने रेड कर दिया मिरर का, तो इसके पैर आपको नज़र आ गए। ओके, यहाँ से ए से आने वाली किरणें और यहाँ से बी से टॉप से आने वाली किरणें नजर आ गई, तो पैर से लेकर के सर तक सब कुछ नजर आ गया। तो मतलब अगर सर नजर आ गया, पैर नजर आ गया, तो बाकी चीज़ें भी इसी के अंदर नजर आ जाएगी ना इसको। तो इसका मतलब नीचे वाला मिरर तो कुछ काम आया ही नहीं, ये वाला मिरर तो कुछ काम आया ही नहीं, क्योंकि इमेज इसके उसके बीच में ही इसको पूरी नजर आ जाएगी। अब ये लेंथ कितनी होगी ये अपन को देखना है। ओके, तो ये लेंथ कितनी होगी ये अपन देखते हैं। तो जरा ध्यान देना कि यहाँ पर मैं ऐसा कंसिडर करूँ, ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे ये मान लो 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। ओके, तो और यहाँ पर देखना ध्यान से, तो ये जो है ना, ये मान लो थीटा कोण बना रहा है, ये कोण भी कितना बनेगा? थीटा। ओके, क्योंकि मैंने बीचों बीच लिया है। अब आप जानते हो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, दोनों सेम एंगल है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच होगा। अब ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, ओके, और ये वाला इलाका, ओके, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, इस इलाके की लंबाई कितनी होगी? ओके, आपको पता है अगर ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, तो ये ट्रायंगल, ये जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है जिसके ऊपर भी पेन चल रहा है, ये वाला ट्रायंगल इस नीचे वाले ट्रायंगल के बिल्कुल सिमिलर होगा, इसके जैसे होगा, है ना। तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। ओके, अलग अलग लेता हूँ, ये लेंथ ब्लू वाली जो मैं नीचे बता रहा हूँ, ये लेंथ इस ऊपर वाली इस लेंथ के बराबर होगी। अब टोटल लेंथ h है और दोनों बराबर है, इसका मतलब ये वाली लेंथ आधी ऊपर की कितनी है? h/2। ओके, और नीचे वाली भी लेंथ कितनी है? h/2। अब ये लेंथ h/2 है और ये आप इसको आगे बढ़ा रहे थे यहाँ तक, तो ये लेंथ भी कितनी है? h/2। इसका मतलब जितना मिरर की जरूरत पड़ रहे थे वो मिरर कितना था? h/2 था। ओके, तो ये तो सर हम तो नहीं मानते, क्यों? क्योंकि आपने तो बोला था कि टाट पर आंखें हैं। क्या टाट पर आंखें होती है कि टॉप से थोड़ी सी नीचे होती है? तो आंखें थोड़ी सी नीचे होगी तो फिर h/2 बदल जाएगा ना। चलो कोई बात नहीं, वो वाला भी फीलिंग लेते। हाल फिलहाल ये आपने फील लिया, मैंने कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया अभी तक, मैथमेटिकल प्रूफ मैं दूंगा, लेकिन पहले मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि आप फील लो इसको कि इसके पैर से आने वाली किरणें इसकी आंखों में पहुँच गई और सर से आने वाली किरणें आंखों में पहुँच गई। और हमने देखा कि जो त्रिभुज बना था, ये इस ट्रायंगल को मैं नाम देता हूँ AOB। AOB जो बना, AOB, इस AOB के अंदर आपने देखा कि ये ट्रायंगल बना, इसके बीचों बीच आपने इस तरह से परपेंडिकुलर डाला, अभिलंब डाला, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो है ना एंगल थीटा है, तो ये जितना एंगल होगा उतने एंगल ये होगा, और ये जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई ये होगी, तो ये h, ये भी h, तो ये कितना हो गया? सॉरी, ये h/2, ये h/2, ये वाली लंबाई कितनी होगी? h/2। अब अपन जानते हैं कि रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में क्या होता है, आंखें जो होती है वो आंखें थोड़ी सी नीचे होती है। तो देखो आंखें नीचे, ये मिरर है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर मान लो एक इमेज ऑब्जेक्ट खड़ा है ए, ऑब्जेक्ट खड़ा है ए और ये बी, ए बी ऑब्जेक्ट है। मान लो ये L डिस्टेंस पर खड़ा है और ये भी डिस्टेंस कितनी है? L डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी। इसको मैं इमेज को बोल दूंगा A', B'। ओके, अब अपन कंसीडर करते हैं कि मान लो इसकी आंखें इसकी टाट पर नहीं है, बल्कि इसकी आंखें कहाँ पर है? इस जगह पर, यहाँ पर इसकी आंखें, यहाँ पर इसकी आइज़ है, ये लिख देता हूँ आइज़। ओके, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ C'। तो इसकी सॉरी C' नहीं, C, इस पॉइंट को नाम देता हूँ C। तो AB एक इमेज है जहाँ पर C पर इसकी आंखें, इतनी सी नीचे इसकी आंखें। ओके, अब ये अपनी इमेज को देखना चाह रहा है। अब इसको इसका जैसे बिल्कुल इमेज नजर आएगा, तो A की जगह मैंने A' ले लिया, B की जगह B' लिया, और यहाँ पर इतनी नीचे इसकी आंखें, तो यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ क्या है? C'। ओके, A', B', C', यहाँ पर आंखें। अब इस आदमी को अपना इमेज कब नजर आएगा? अगर ये अपने पैर देखना चाहता है तो उसको यहाँ से आने वाली किरणें इसकी आंखों में गिरनी चाहिए, यानी इस जगह पर। ये किरणें यहाँ से आने वाली, यहाँ से A' से आने वाली किरणें इसकी C पॉइंट पर, यानी कि इसकी आइज़ में पहुँचनी चाहिए। ओके, लेकिन हकीकत में क्या होगा, ये किरणें आंखों में पहुँचेगी, इसको लग रहा है ये किरणें A' से आ रही है, लेकिन हकीकत में किरणें कहाँ से आ रही होगी? A से आ रही होगी, और इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर जा रही होगी। ओके, अब इसको क्या करना है, इसको अपना सर देखना है, अपना टॉप देखना है। तो टॉप से आने वाली किरणें इसकी आंखों में गिरनी चाहिए ऐसे, ये टॉप से आने वाली किरणें
चल जा, टॉप से आने वाली किरणें कहाँ गिरनी चाहिए, इसकी आंखों में। अब इसको लगेगा बी डैश से किरणें आ रही है, लेकिन हकीकत में वो किरणें आ तो रही है इसकी आंखों में, इसको लग रहा है बी डैश से आ रही है, लेकिन हकीकत में वो किरणें कहाँ से आ रही है, हकीकत में किरणें बी से आ रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर कहाँ चली जाती है, वो बी डैश पर चली जाती है, रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ चली जाती है, बी डैश पर। ओके, जैसे मैं इस रे को थोड़ा अच्छा बना सकता हूँ, ये वाला आधा, ये रे यहाँ से यहाँ तक। ओके ओके, हाँ जी, तो ये आपका ये तैयार हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दो तो इस यहाँ पर है ना ये वाला हिस्सा, ये वाला मिरर का हिस्सा, ये हिस्सा ही जिम्मेदार है इमेज को बनाने के लिए, क्योंकि टॉप से लेकर के बॉटम तक की इमेज यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सारी रेज, तो सारी रेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक का इमेज जरूरी है। अब मान लिया इस आदमी की लंबाई h है, तो ये लंबाई कितनी होगी, मैं बोलूँगा फिर से h/2 होगी। तो बोलोगे सर कैसे h/2 होगी, क्योंकि पिछली बार तो कंसेप्ट था, हमने वो समझ लिया था कि जो टॉप से आने वाली किरणें होगी और सारा आधा आधा करके अल्फा अल्फा बीटा बीटा सॉरी थीटा आधा करके h/2 करके कर लिया था, लेकिन यहाँ पर कैसे होगा। तो जरा ध्यान देना, ये b है, ये b है और ये b डैश है। आप इतना तो मानते हो जितनी हाइट h की होगी ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होगी उतनी हाइट किसकी होगी, इमेज की। तो ये लाइन अगर b से ये एक तरह से पैरेलल लाइन होगी। ओके, अब अपन ज़रा सा ध्यान दें, ये कलर यूज़ करते हैं। अब अपन ज़रा सा ध्यान दें, यहाँ पर मैं इस तरह से लाइन खींचता हूँ, ओके, ऐसे पैरेलल, ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। ओके, चल जा भाई, ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। ये अगर 90 डिग्री एंगल बना रही है, इसको मैंने बोल दिया थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे 90 डिग्री एंगल पर। ओके, ये कंसिडर करता हूँ मैं, ये ऐसे पैरेलल, और ये मान लो 90 डिग्री एंगल बना रही है लाइन ऐसे, तो ये एंगल मैं मानता हूँ जैसे अल्फा, तो नीचे वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा, यानी एंगल्स बराबर होंगे। ओके, अब आप देखना, इस पूरे की हाइट h है, इस पूरे की हाइट h है, यहाँ से यहाँ तक की जैसे हाइट, इस हाइट को मैं मान लेता हूँ 1 मीटर हाइट है, कितनी हाइट मान लेता हूँ, h बराबर 1 मीटर है, और इसकी आंखें 10 सेंटीमीटर नीचे है, आंखें कितनी नीचे, 10 सेंटीमीटर। अब ये हाइट h है और हाइट h 1 मीटर है और इसकी आंखें 10 सेंटीमीटर नीचे है, तो यहाँ से यहाँ तक की पैर से लेकर के आंखों तक की ऊंचाई कितनी होगी, आप बोलोगे सर जी 90 सेंटीमीटर होगी। क्यों, क्योंकि 90 सेंटीमीटर ये और आंखों से सर तक की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, टोटल 1 मीटर का आदमी हो गया। हालांकि 1 मीटर का आदमी नहीं होता, लेकिन कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अभी भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, बस फीलिंग दे रहा हूँ। अब जरा ध्यान देना, अगर मैंने बोल दिया ये एंगल अल्फा सॉरी ये एंगल कितना है, थीटा है, तो नीचे वाला एंगल थीटा होगा। यहाँ से मैं इस तरह से यहाँ ये जो लाइन है एक्चुअल में ये लाइन सी और सी डैश को मिला रही है। आप ये तो मानते हो कि सी और सी डैश एक ही लाइन में होंगे, बी और बी डैश एक ही लाइन में होंगे। अब ज़रा ध्यान देते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक, इसको मैं पॉइंट नाम देता हूँ, इसको जहाँ पर ये वाला पॉइंट है, पहली बार हो रहा है, इसको मैं पी पॉइंट बोल देता हूँ। क्या चल रहा है, अरे यार सॉरी ये, हाँ अब चलेगा, ये पी पॉइंट है और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ क्यू पॉइंट है और इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ आर पॉइंट है। तो पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है इसको मैं एक्स मान लेता हूँ और क्यू और आर के बीच की डिस्टेंस को मैं वाई मान लेता हूँ। ओके, अब आप ज़रा ध्यान देना कि जो 90 डिग्री है सॉरी 90 सेंटीमीटर है, क्या ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा, ये आधा जो होगा ये 45 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक का 45 होगा और नीचे वाला भी 45 होगा। अगर आप ध्यान दो ये 45 है, तो इस हरी लाइन के यहाँ तक आने वाला ये वाई कितना होगा, ये 45 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इसके सामने वाला कितना था, 45। अच्छा, आप ये तो मानते हो कि सी और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये सी और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ पर लाइन खींची और इस एंगल को अल्फा बोला, इसको अल्फा बोला, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री बना रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ब्लू पेन चल रहा है मेरा, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ऊपर वाला भी 5 सेंटीमीटर रहा होगा, नीचे वाला भी 5 सेंटीमीटर रखा होगा। अब ये नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, तो बोलो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, वो एक्स बराबर भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लाइन पैरेलल आ रही है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर। ओके, ये 5 सेंटीमीटर। अब 5 ये और 45 ये, 5 एक्स और वाई को जोड़ दो, तो इतना ही तो अपने को मिरर की रिक्वायरमेंट है, एक्स और वाई को जोड़ दिया, तो एक्स और वाई जोड़ दिया यानी कि 5 और 45 जोड़ दिया, 5 और 45 कितना होता है, 50। तो अपन को इस 50 सेंटीमीटर के मिरर की ही जरूरत थी। अब हकीकत देखो, हकीकत आदमी की लंबाई कितनी है, 1 मीटर, इसको पूरा देखने के लिए कितने की जरूरत पड़ी, इसको 50 सेंटीमीटर मिरर की जरूरत पड़ी, यानी कि अपनी लंबाई के आधे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंखें इसके सर से कितनी दूरी पर है। ओके, ध्यान देना, आंखें सर से कितनी दूरी पर है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखना पोजीशन मायने रखती है। पोजीशन मायने रखती है कि आपकी अगर लंबाई 1 मीटर है तो आपको 50 सेंटीमीटर के मिरर की जरूरत होगी अपनी पूरी इमेज देखने के लिए। लेकिन ध्यान रखना 50 हर कहीं नहीं, जैसे मान लो मैं नीचे के यहाँ से कंसीडर कर लूँ 50 सेंटीमीटर, तो वो काम में नहीं आ रहा है, ये नीचे वाला कुछ काम में नहीं आ रहा है, और इधर ऊपर जो बचेला ये भी कुछ काम में नहीं आ रहा। पोजीशन मायने रखती है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने देखा कि किस तरह से जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट है, इसको पूरा देखने के लिए हमारे पास इसकी आधी हाइट का क्या होना चाहिए, मिरर होना चाहिए। ओके, ये था इसका थोड़ा सा फीलिंग देने का ट्राई किया
मैंने मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया, मैथमेटिकल प्रूफ अब कल की क्लास में। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो कल की क्लास में मैं आपके लिए बहुत धमाकेदार क्वेश्चंस लेके आऊँगा, वो क्वेश्चन साथ के साथ करते रहना, तो फिर मज़ा आ जाएगा। आपको रे ऑप्टिक्स की पहली क्लास कैसे लगी, कि आपको बेसिक समझ में आए, क्योंकि ये पहली क्लास है तो मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से बातें की है, लेकिन अब जैसे जैसे क्लासेस इसकी बहुत सारी पढ़नी अपन को, तो मैं थोड़ा सा अपना भी लेवल बढ़ाता जाऊँगा और थोड़ा डीप में अपन जाते जाएंगे। ओके, आपकी क्लास के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 10वीं क्लास की क्लास चल रही है, क्योंकि थोड़ा सा अपन डीपली घुसेंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।